Alright friends, I hope people are doing great. My name is Ankit Bharadwaj and friends, we are here for quick revision of first part of Indian Contract Act. ये आपका लॉ का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रेंड ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1872 में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वर्ड इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। क्या लिखा हुआ है बोर्ड में? यहां पे लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट enforceable at law made between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearances on part of the other or others। देखिए सिंपल सा बात है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन होता है और अगर वो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो, मतलब अपने कोर्ट में जा सकते हो उस मैटर को डिस्कस करने के लिए, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन से समझना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो आपको इक्वेशन से भी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है? प्रपोजल आता है। मैं आपको कोई चीज के लिए, मतलब आपको कोई चीज कन्वे कर रहा हूँ या फिर कोई चीज पर्टिकुलर मैं आपको ऑफर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो प्रपोजल हो गया। जब आपने उसको एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट। समझ में आ? लेकिन अग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं है कि लीगली इन्फोर्सेबल हो। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी बहन मेरे पास आई और उसने बोला कि मेरा कल अकाउंट्स का एग्जाम है या फिर लॉ का एग्जाम है, आप मेरे को पढ़ा दोगे क्या? तो शी इज माय ओन सिस्टर, उसका मैंने कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करा दिया, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने उससे पैसा लिया कि नहीं लिया। तो पहला तो इसमें कंसिडरेशन भी नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप कुछ कर रहे हो उसके बदले आपने कुछ लिया है, फाइन। तो इसमें तो कोई जरूरी भी नहीं है कि कंसिडरेशन है कि नहीं है। दूसरा बात है, अगर मान लो कोई रीजन से अगर मैं उसको नहीं पढ़ा पाया उस दिन, तो आपको क्या लगता है वो कोर्ट में चैलेंज कर देगी इस मैटर को? नहीं ना। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया कि आपके लिए सैंडविच बनाएगी, आपका कोई फेवरेट डिश बनाएगी। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी को डिश नहीं बनाती तो क्या अपनी मम्मी को कोर्ट में ले जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। तो वही वाला बात है कि अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मान लीजिए कोई अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, सॉरी, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से? चलिए तो एक बार और इस इक्वेशन से भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रपोजल, उसके बाद प्रॉमिस, उसमें अगर कंसिडरेशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट क्या है? या तो लीगली इन्फोर्सेबल है या तो लीगली नॉट इन्फोर्सेबल है। अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या तो फिर वो क्या बनेगा? वॉइडेबल एग्रीमेंट। अब आप पूछोगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को समझ में आ गया, तो वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है। एक पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, वर्ड सुनिए ध्यान से, अग्रीव्ड पार्टी होती है, जो सताई हुई पार्टी होती है। जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से किसी पर्टिकुलर पार्टी का अगर नुकसान हो रहा हो और वो जाके अगर कोर्ट में मैटर चैलेंज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वॉइडेबल एग्रीमेंट। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है कि अगर कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। समझ में आया? चलिए अब एक और टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या बोल रहा है? पहला, कंस्ट्रक्शन, एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन ऑफर कंस्टिट्यूट एन अग्रीमेंट। मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने मतलब एकदम फ्री माइंड से उसको एक्सेप्ट किया है। मैंने आपको ऑफर कन्वे किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो। समझ में आया? नेक्स्ट, लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए कभी भी कोई जरूरी नहीं अग्रीमेंट में लीगली आप बाउंड हुई, मतलब ऐसा भी हो सकता है लीगली बाउंड हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? बाइंडिंग। देखिए क्या होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट हमेशा बाइंडिंग हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है? बाइंडिंग होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, फाइन। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको एक एक पॉइंट लिख करके बहुत अच्छे से समझा दूंगा,
क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आई एम ट्राइंग टू रैप अप क्लास एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, नो दैट। ठीक है, सबसे पहले पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक पर्सन। देखिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो दो या दो लोगों के ज्यादा के बीच में होता है, कभी भी कोई आदमी ना अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आप? तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो एटलीस्ट दो आदमी होने का जरूरत है, मतलब दो पर्सन तो होना ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो होना जरूरी है। दूसरा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है, देखिए मैंने अगर आपको कुछ ऑफर दिया है तो आपका भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक तरफा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इफ आई एम ऑफरिंग यू समथिंग यू शुड एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी वो क्या होगा, अग्रीमेंट बनेगा। समझ गया? और अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। थर्ड वन क्या है, लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या है ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि मेरा दुश्मन को तुम गोली मार के उड़ा दो, देखिए मैंने उसको ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और मैंने उसको पैसा भी ऑफर कर दिया। मान लीजिए कि वो किसी को गोली से उड़ा दिया और फिर मैं उसका पैसा नहीं दे रहा हूं, तो वो कोर्ट में जाके क्या बोलेगा, जज साहब हम तो माथा में गोली मारे थे, आदमी मर भी गया लेकिन ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, हम तो ईमानदारी से काम किए थे। आपको लगता है जज साहब उनका बात सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ये कि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनेगा, हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। क्लियर हो गया? इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कभी भी कोई मजाक में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर करोगे कि इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई ना कोई इंटेंशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कभी भी ऑफर जो है ना वन वे नहीं होना चाहिए। मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा और आप रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब जब मैंने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया तभी वो अग्रीमेंट बना, और जब वो इलीगली इन्फोर्सेबल हो गया तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर हुआ? और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या बोला मैंने? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। मतलब मान लीजिए कि मैं आपके साथ आपके लिए कोई काम कर रहा हूं तो आप मुझे कैश में भी पैसा दे सकते हो, या फिर यू कैन पे समथिंग व्हिच इज नॉट मेजरेबल इन कैश और कैन बी मेजरेबल इन कैश। कुछ काइंड में भी हो सकता है, मान लिया आपने कोई वॉच गिफ्ट कर दिए या कार दे दिए, तो मैं ये मानूंगा कि वो आपने मुझे मेरे काम के बदले कुछ दिया है। बात समझ में? अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने को बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग चलेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए बहुत सारी चीजें जो ना घूम घूम के आएगा, आपको लगेगा मोनोटोनस, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लॉ बना है वैसे ही बना है। ठीक है, पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले ऑफर होना चाहिए और साथ में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो अग्रीमेंट बनेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नहीं, तब तो अग्रीमेंट ही रह गया। तो लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर मान लीजिए मैं आपको किसी ड्रग पेडलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ड्रग्स बेचने के लिए, देखिए कंसीडरेशन उसमें भी है, मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन आप एक बात बताओ, इंडिया में क्या ड्रग्स लीगल है? ड्रग्स लीगल नहीं है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब क्योंकि मैंने जो कंसीडरेशन दिया है या फिर वो कंसीडरेशन जिसने लिया है वो लॉफुल नेचर का नहीं है, वो अनलॉफुल नेचर का है। ठीक है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है ना बिना कोई दबाव के। क्या बोला मैंने? फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिना कोई दबाव के, मतलब मैंने कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट किया है। आपने अगर कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है तो आपने अपनी मर्जी से किया है, मैंने आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया है। समझ में आया? नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर रहे हो तो एटलीस्ट दो पार्टी होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये तो मैंने बता दिया कि कितना पार्टीज होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया अब तक कि कौन सा पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज वेरी सिंपल, यू कैन डू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पार्टी प्रोवाइडेड ही इज नॉट डिस्चार्ज, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी, मतलब कहीं पे भी वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए कोई चीज में, या फिर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब 18 साल से कम का एज का नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के जो भी पर्सन उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी है। समझ में आया कि कौन सा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? व्हेन आई एम सेइंग कैपेसिटी ऑफ पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल होना चाहिए।
ठीक है, ये दो पॉइंट जो है ना, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलता है। कंसिडरेशन मतलब मान लीजिए मैंने कोई ऐसी करेंसी में पैसा दे दिया जो कि यहाँ पे चलता ही नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और लॉफुल ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई गलत काम के लिए मैंने पैसा दे दिया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जो कि अनलॉफुल है। समझ में आया? नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ना बहुत साफ साफ बात करता है। लॉ इस ढंग से फ्रेम होता है, इस ढंग से ड्राफ्ट होता है ना कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो दो पार्टीज के बीच में। कोई जरूरी नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं आप वही समझो। तो लॉ का कहने का मतलब है कि जो मैं आपको कन्वे करूं आप वही समझो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। Everything should be in white ink, मतलब there should not be scope of any gray. It either things has to be gray, either things has to be black or either things has to be white. Confusion का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी ऐसा चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मत कर लेना जिसका परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब मान लीजिए मेरा दोस्त मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू मेरे को अगर 1 करोड़ रुपया देगा ना हम जाके चांद तोड़ के ले आएंगे। आप एक बात बताओ, कंसिडरेशन तो इसमें भी है, ये तो अनलॉफुल है ही नहीं, कहीं पे भी लॉ में लिखा हुआ नहीं है कि आप चांद तोड़ने का बात करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या ये पॉसिबल है? तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर चीज का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है वो एग्रीमेंट्स जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बहन आपका चॉकलेट खा गई, अब आप बताओ, आप अगर जज साहब के पास जाएंगे तो जज साहब को ये बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। और लीगल फॉर्मेलिटीज, देखिए जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट में जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है ना, वो लीगल ऑब्लिगेशन आपको कंप्लीट करना है। व्हेन आई एम सेइंग लीगल फॉर्मेलिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर वर्क्स एंड ऑल, ठीक है। तो हर एक लॉ का ड्राफ्टिंग अपने हिसाब से हुआ है, हर एक पर्टिकुलर लॉ का, हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप फॉर्म फुलफिल कर रहे हो, फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो कॉलेज ने ये पैरामीटर सेट किया है, ये कॉलेज की तरफ से लीगल फॉर्मेलिटी जो आपने कंप्लीट किया है। बात समझ में? तो ये लीगल फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। तो आई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो चलिए हम लोग फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एक सिंपल से इक्वेशन से समझाया। क्या सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल होता है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसमें कंसिडरेशन आता है, तो क्या बनता है, अग्रीमेंट। जब वो अग्रीमेंट क्या होता है, लीगली इनफोर्सेबल हो सकता है, जब आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको चार्ट से बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि अग्रीमेंट को आप लीगली इन्फोर्स नहीं भी कर सकते और कर भी सकते, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा लीगली इन्फोर्सेबल करना पड़ेगा। ये और हमेशा क्या बना था कि जो अग्रीमेंट होता है बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बाइंडिंग होता है। अग्रीमेंट ऐसा हो सकता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे या नहीं भी करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। फिर मैंने आपको फटाफट बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने आपको क्या क्या पॉइंट समझाया, पर्सन, अग्रीमेंट, लॉफुल इंटेंशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने डिस्कस किया, लीगल रिलेशनशिप मैंने डिस्कस किया, लॉफुल कंसिडरेशन मैंने डिस्कस किया, फ्री कंसेंट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज डिस्कस किया। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वाइड एग्रीमेंट्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आई आपको बहुत जल्दी रिवाइज करा दिया मैंने, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में पूरा ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज किया। थैंक यू सो मच गाइस।